अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नियादा और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। स्टूडियो से मौजूद हैं ताहिर मलिक और इसार राना। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिसमें साफ तौर पर कह दिया गया कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और जो मुजरिमान हैं उनको सज़ा भी दिलवाई जाएगी। अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क जो है वो साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। तो बड़े वाज़ेह तौर पर जो है आर्मी चीफ साहब की जानब से कह दिया गया है कि जो मुजरिमान हैं उन्हें कटहरे में लाएंगे। इस पर बात होगी, साथ ही बात करेंगे नैब तरमीम केस इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए, लेकिन बराह रास्त जो समात है वो नशर ना हो सकी, ऑल्दो कि उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई थी, जिस पर जस्टिस अतमदुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जब बाकी केसेस जो हैं वो लाइव नशर किए जा सकते हैं तो ये क्यों नहीं। उसके बाद जजेस ने आपस में मुकालमा किया, चैम्बर में उठ के चले गए, डिस्कशन के बाद आए तो 4-1 की अक्सर से ये दरख्वास्त थी ये मुस्तरद कर दी गई कि जी नहीं, हम नहीं दिखा सकते ये समात लाइव, जबकि जस्टिस अतमदुल्ला ने इसके बरअक्स जो हैं वो रिमार्क्स दिए। इस पर बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे फैज़ाबाद धरना कमीशन जो है उसके वाले से नई कमेटी तश्कील दे दी गई है, क्यों ज़रूरत इसकी पेश आई। आज का शो शुरू कर लेते हैं मलिक साहब से। मलिक साहब, आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत जो है वो आज एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कह दिया, उन्होंने स्ट्रॉन्गली अदा कर दिया कि जो 9 मई के मुल्ज़िमान है भाई हम उनको सज़ा देंगे। देखिए मिसबा, ये पहली दफ़ा नहीं है। अब अगर आप कंटिन्यूटी करें, अगर आप चले, मैं पिछले साल आपको मई में ले जाता हूँ, जनरल शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप याद होगी, राना साहब को भी याद होगी, तुम्हें भी याद होगी। तो क्रिस्टल क्लियर फर्स्ट टाइम एक आर्मी की तरफ से एक पॉइंट आया था कि जनाब ये हमने इसको बगावत समझते हैं और हम इसको भूलेंगे नहीं। 1 साल बाद फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आपको याद होगा, सेम थिंग उन्होंने कहा ये। और आज तो जो फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस होती है ना, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, कोर कमांडर जो कोर को हेड करते हैं वो जनरल्स करते हैं, उसकी भी हुई है, इजलास हुआ है, मगर फॉर्मेशन का मतलब है आपके सारे जनरल्स। तो आप समझ लें कि जिसको आप आसान जुबान में कहेंगे पाकिस्तान फौज की क़यादत कह लें, सारे जर्नल कह लें, करीम कह लें, टॉप कह लें, साहब जनरल, वो सारे बैठे हुए हैं। तो ये किसी हद तक आप इससे आप इदारे की स्मेल कह सकते हैं। और मेरा हाल है, मैं क्योंकि आप तो तकरीबन 1 महीने से हमारे साथ हैं, राना और मैं पहले दिन से शो कर रहे हैं। मैंने पहले दिन से मेरी ये पोजीशन थी कि इस रियासत में ख़ास तौर पे आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट 9 मई को बगावत करार देती है। वो समझते हैं ये रियासत के ख़िलाफ़ बगावत है, ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत है और इसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और हर रोज़ जो आप चीज़ें कह रही हैं वही चीज़ साबित हो रही है, वही आज उन्होंने कह दी। इसके साथ जो दूसरी चीज़ जो ज़्यादा मैं समझता हूँ उससे भी पैलेट समझने वाली है, वो भी खबर कई दफ़ा मैंने दे दी है कि आने वाले ज़माने में एक वॉल बनने लगी है, आपका सोशल मीडिया भी है, वो भी पिंजरे में बंद होने जा रहा है। तो उन्होंने दूसरी बात भी की है, डिजिटल टेररिज्म। एक नया वर्ड मैंने सीखा आज, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं। आज एक नया लफ्ज़ आया कि डिजिटल टेररिज्म, बेसिकली वो सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया भी जो है ना उसमें भी जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा हाल है ये आज की ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस, उसकी ये जो मैंने सारी डिटेल पढ़ी है जो सरकारी तौर पर प्रेस, उसमें तो मेरा हाल है जो मुझे खुद अपने आप पे हैरत होना शुरू होगी कि मैं इतना एक्यूरेट 6 महीने से कह रहा हूँ कि खान के लिए कोई स्पेस नहीं है। ठीक, मलिक साहब, एक और बात जो बड़ी काबिल गौर है, प्रोपेगेंडा करने वालों की पुष्पनाई गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए की जाती है। अच्छा, अब आप वो चली गई उधर डिजिटली जो टेररिज्म, उसकी मैं कितना समझता तो नहीं हूँ, इतनी मेरी सेंस नहीं है, मगर क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं ना जर्नलिस्ट नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग। होता है इस तरह कि हमारे पास डेफिनेटली सिस्टम होगा कि मैं अगर कोई ट्वीट करूं या राना करे या आप करें तो सिस्टम को पता चल जाता है। तो पाकिस्तान की जो रिस्ट्रिक्शन तो यही है ना, हमारी जो रियासत है, ये हमारे सरकारी इदारे हैं। अगर आप स्वीडन में बैठे हैं, वो स्पेन में बैठा है, वो इटली में बैठा है, तो आप इंटरनेशनल गेम का हिस्सा बन जाते हैं। मेरी इतलात ये है कि ये जो एंटी आर्मी या एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो ट्वीट्स हैं, जो ट्वीट्स तो नहीं है, बाकी वीडियोज़ भी हैं, वो भी आगे थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे, वो चीज़ें बाहर से हो रही हैं, तो वो मेरे लिए उस तरह रेफ़र कर रहे हैं। और जो मैंने आपको इससे पहले ये खबर दे दी है कि हमारी जो रियासत है वो इस पर काम कर रही है कि एक ऐसी वॉल बनाई है उसको, और ये अल्लाह का शुक्र है चाइना पहले कामयाब इसी वॉल बना चुका है, दीवारें चीन के बाद दूसरी बड़ी वॉल। राना साहब, आज का दूसरा टॉपिक था कि नैब तरामीम केस के वास्ते जो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी उसको लाइव नशर नहीं की जा सकती, वीडियो लिंक के जरिए पेश हुई इमरान खान साहब। तो एक बात बताएं कि आखिर लाइव समाअत क्यों नहीं हो सकती, क्या कवाहद क्या है? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज की जो हमने जितनी हेयरिंग हम तक पहुंची है ना, उसे एक बात क्लियर हो चुकी है कि काजी साहब लकीर के इस तरफ खड़े, और वो बीइंग काजी, अब चाहे इस हवाले से उन्हें जितना मर्जी
क्रिटिसाइज कर लें या वो ये कह दें कि वो रोज़ बरोज़ क्रेडिबिलिटी बीइंग अ चीफ जस्टिस उनकी कम हो रही है, मेरा ख्याल है कि उन्हें इससे कोई परवाह नहीं है। वो दूसरी तरफ खड़े हैं और आज जिस तरह समात के दौरान अतर मिनल्ला साहब से एक बार फिर उनकी जो है क्रॉस आर्गूमेंट्स हुए, इख्तिलाफ राय, ये सबको पहली दफ़ा नहीं हुआ। अतर मिनल्ला साहब जब भी बोलते हैं काजी साहब वो समझते हैं कि इसका मैंने फौरी तौर पे ही जवाब देना है, हथी, पंजाबी कहते हैं हथी जवाब देना। वो कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने जो मुझसे सवाल पूछा है कि जी लाइफ क्यों नहीं हो सकती, तो मेरा ख्याल है इसलिए नहीं हो सकती कि पाकिस्तान का सारा निज़ाम जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ों में, इंटरलिंक्ड है। तो जैसे कि अभी मलिक साहब ने भी कहा कि आगे चल के इमरान खान के लिए कोई नरमी नज़र नहीं आ रही इन फ्यूचर, तो इस चीज़ों को भी इससे आप अगर मिला के देखें तो आपको बात समझने में आसानी हो जाती है कि जुडिशरी भी और काजी साहब जहाँ खड़े हुए हैं, रियासत का हिस्सा है। जी बिल्कुल वही, काजी साहब जहाँ खड़े हुए हैं और जितनी बहादुरी से वो खड़े हुए हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि काजी साहब जो हैं ये तय कर चुके हैं कि उनकी तरफ से तो रिलीफ नहीं जो मिलना, बाकी जज अपनी तरफ से कर लें तो कर लें। लेकिन मैं अतर मिनल्ला साहब को सलूट पेश करता हूँ कि वो अपने स्टांस के ऊपर ना सिर्फ खड़े हैं बल्कि वो उसके ऊपर मुकम्मल पहरा दे रहे हैं। ठीक, और वो इस सिलसिले में कहीं कोई मैं नहीं देख रहा, नहीं होने देते। तो ये, लेकिन ये कि जजेस ब्रदर्स के अंदर फिर एक बहुत बड़ी तफरीक जो है वो आज सामने आई, आज देखने में आई है। मलिक साहब, आपको याद है शहबाज शरीफ साहब ने काली भेड़ों का जिक्र किया था, तो आज उन्होंने जो है जजेस साहिबान ने इस पर वाज़ेह तौर पे कहा है कि अदलिया में कोई काली भेड़ें नहीं, और अगर हैं तो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। वो तो चीफ जस्टिस ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, मगर हम सबको पता है कि चीफ जस्टिस है। वो चाहते तो वो तौहीन अदालत भी लगा सकते थे। वो कहते हैं कि जनाब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आपने हमारी अदालत की तौहीन की है, तो वो पता नहीं वो उनको बुला भी लेते, ये भी हो सकता था। बहरहाल उन्होंने तो एक किस्म का इजहार किया कि आप रेफरेंस दें। वो बल्कि अतर मिनल्ला साहब ने तो फिर कहा कि पंजाबी इसी के ना पूंड हो गया, काले पूंड है। मगर एक बात जो मैं थोड़ी सी खान के वाले से आज की जो समात है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि खान डरा हुआ नज़र आया, मुझे कहीं ना कहीं मायूसी नज़र आई है। यहाँ मैं ह्यूमनली बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे तरस आया कितने मैं पिद्दी है मैं इस तरह की बात, क्योंकि खान ने दो बातें बड़ी थोड़ी सी इमोशनल मुझे लगी हैं। खान साहब ने फरमाया कि पता नहीं मेरी आपसे बात फिर हो कि ना हो, एक तो मैं कैद तन्हाई में हूँ, ये बात। दूसरी बात उन्होंने चीफ साहब से कही है कि पता नहीं मेरी आपसे ये दोबारा बात होना हो। क्यों राना, ये वाला सेंटेंस क्यों कहा उन्होंने? पॉइंट है ना, एक लीडर है यार, जो भी है लीडर तो है ना। तो दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी हैं। उन्होंने अपना खान ने जो मुकालमा हुआ है चीफ जस्टिस से, वो ये हुआ है कि मेरी सर आपसे पता नहीं दोबारा मुलाकात होती है कि नहीं, बात होती है कि नहीं। मेरी दो आपसे दरख्वास्तें हैं। एक तो हमने पीटीए ने आपसे, आप पता नहीं पीटीए लीगल है कि नहीं, वो भी एक शप है। पीटीए की एक दरख्वास्त है जिसमें हमने कहा कि आप 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनाए ना। वो कहते हैं कि उनका ख्याल है कि उन पे इल्ज़ाम है, तो उन्होंने कहा वो आपको दरगुजर बताना था कि सर मेहरबानी करें वो भी मुकदमा सुन लें ताकि कमीशन बन जाए या एक चीज़ क्लियर हो जाए। और दूसरी जो चीज़ उन्होंने कही है वो भी बड़ी पॉलिटिकल थी, वो बड़ी सेंसिबल थी। उन्होंने कहा आपको शायद एक हमारी दुरास आपके पास है कि 8 फरवरी को एक बहुत बड़ा डाका डाला गया। अगर आप कहें तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूँ डाका क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, बता दें आप। वो यही मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो वोट पड़ा था। हाँ, तो दो चीज़ें जो खान ने, मैं समझता हूँ उसका जिक्र ना करना नाइंसाफ़ी थी आज के शो में। खान ने ये एक थोड़ी सी एक पॉलिटिकल दो मैसेजेस दिए हैं चीफ जस्टिस को। पता नहीं मुझे ये फिक्रा, पता नहीं मुझे क्यों इतना इरिटेट कर रहा है। नहीं हिट कर रहा है। मैं मेरा एक्स प्राइम मिनिस्टर है, मतलब जो भी है वो इतना मतलब सफोकेट आपने कर दी कि उसको ये कहना पड़ गया कि यार मेरे भी 2 मुकदमे हैं, ये भी सुन लें। बिल्कुल। राना साहब, आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ ने जो बात कही थी उसके हवाले से अदालत को कोई एक्शन लेना चाहिए, उन पे भी तौहीन अदालत लगानी चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो जो मलिक ने बात की है ना, मैं ज़रा चाह रहा था कि इसको कि जब मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब याद आ गए, जब उन पे मलिक साहब केस चल रहा था ना 78-79, हाँ, तो उनको ह्यूमिलेट किया जाता था। मौलवी मुश्ताक जो था वो जुमले ऐसे कहते थे
यहाँ तक कि एक दफ़ा तो उन्होंने मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो साहब को कहा कि ये पागल हो गया, इसे बाहर निकालो अदालत से। जज नहीं है जी। तो ये जो आप जुमला कह रहे हैं ना कि वो इस सतह के ऊपर चला गया कि आपके दिल को दुख हुआ उसका ये जुमला सुन के, तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ठीक। भुट्टो साहब का मुझे तारीखी वो शेर याद है जो अदालत में उन्होंने कहा था कि दर्दा दी मारी मेरी जिंदड़ी अली ले। ठीक है ना। तो आज आपकी बात से मुझे पता नहीं क्यों जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद आ गए। दूसरी बात ये कि मलिक साहब पढ़ाते हैं, मुझे बुरा ना मनाए, मैं बड़ी माजत के साथ, अच्छा नहीं लगता। एक वाक़या मुझे याद आ गया, मैं आरफ भट्टी के साथ करता था ना शो। आरफ हमीद भट्टी ने ये वाक़या सुनाया कि लिखा होगा कि रिकॉर्ड में मौजूद है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में था ना, तो शदीद सर्दियों में, तो एक दफ़ा वो मुंह हाथ, वो नलका जिस तरह जेल में होता है ना, तो वो साबुन लगाया, साबुन सर पे लगाया, मुंह पे लगाया ना, तो जो एक टाइम होता है, तो जब वो उसने पानी से वो साबुन के लिए मुंह धोने की कोशिश की ना, तो पीछे से पानी बंद कर दिया गया। ये फर्स्ट हैंड वाक़या है। अब जो बात मलिक साहब कह रहे हैं और मैं कह रहा हूँ, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है, अब वो अगर इमरान खान ऐसे कह रहे हैं, अच्छा मलिक साहब तो पढ़ाते हैं कम्युनिकेशन स्किल यूनिवर्सिटी में, तो ये इस बात को बेहतर जानते हैं कि बाज़ औक़ात आपके एक आधा जुमला जो है ना उसमें बड़ी मीनिंग्स होती हैं और बड़ी उसमें इब्लाग होता है। ऐसे ही है। आप क्या समझते हैं मलिक साहब, इमरान खान की आज की ये बातों ने उनके वर्कर्स के दिल में इस सिस्टम के ख़िलाफ़ नफ़रत मज़ीद नहीं बढ़ाई, इमरान खान से मोहब्बत और हमदर्दी नहीं बढ़ाई? और आप जैसा एक गैर जानिबदार आदमी अगर ये कहे कि यार उसकी इस बात से मेरे दिल को कुछ हुआ है, दुख हुआ है, तो ये मैं समझता हूँ कि उसने अपनी बड़ी कामयाबी से मैसेज अवाम तक पहुँचा दिया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये जुमला कहना कि शायद मेरी आपसे फिर मुलाकात ना हो, तो आप इस जुमले को कि ज़रा आप हसासियत को गौर करें कि वो जुमला कितना ये हैवी है। ठीक है। सो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान हैज़ प्लेड हिज इनिंग अगेन वेरी तो लग रहे थे। नहीं, उसमें भी देखें, बात सुने, वो इंसान है, वो कोई उतार तो नहीं है ना, पूरी रियासत उसके खिलाफ है। ठीक है। और रियासत कह रही है कि हम नहीं छोड़ेंगे, फिर उसे नजर आ रहा है कि ये जो लोग बैठे हैं, ये जजेस जो बैठे हैं, इनका भी मुझे पता है कि ये कितने बहादुरी कर सकते हैं, ये मेरे लिए क्या कर सकते हैं, इनके दिल में मेरे लिए क्या है। ठीक है। अब एक ऐसा आदमी जो है वो फिर कहीं ना कहीं कुछ, वो ही इज ए ह्यूमन बीइंग, वो कोई पत्थर नहीं है, लोहे का आदमी नहीं है। ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद भी उसने आज जो बातें की कि मुझे नहीं मिलने दिया जाता, कुछ वहां पे अफसर हैं जो मेरी मुलाकात नहीं होने देते, मुझे केस की स्टडी के लिए लाइब्रेरी नहीं मिलती, मुझे ये नहीं। उसने एक बात अब आप याद रखिएगा, आज उसने एक दफा फिर अपनी FIR काजी साहब के खिलाफ जमा करा दी है। इस FIR पे आज फैसला ना हो, कल जरूर होगा, 34 साल बाद होगा जरूर। उसने काजी साहब को कहा है कि जनाब ये दो चीजें, आप चीफ जस्टिस हैं, आपके सामने ये हो रहा है, आप इस पे एक्शन नहीं ले रहे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आज मैंने आपको ऑफिशियली भी कह दिया, अगर आप नहीं लेंगे एक्शन, आपकी मजबूरियां हैं, और चीफ जस्टिस मजबूर नहीं होता। उन्होंने खुद कहा था, मुझे वो जुमला अब भी याद है, मैं उनकी मोहब्बत करता हूँ काजी साहब से, कि जो अगर आप प्रेशर नहीं ले सकते तो आपको बैठने का भी हक कोई नहीं, जज नहीं बनना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आज उसने काजी साहब के कोर्ट में फिर एक दफ़ा बाल फेंक दिए। हो सकता है ये वक्त निकल जाए, ये सारा कुछ हो जाए, वो इसकी बात का कुछ ना हो, लेकिन तारीख बड़ी जालिम होती है, याद रखिएगा। बज़ाहिर जो लोग आज मर जाते हैं ना, तारीख में कभी नहीं मरते। बज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें, दरखास्तें, फरियादें जो नहीं सुनी जाती ना, उस तारीख हमेशा तारीख में वो फरियादें चीखती रहती हैं और आपका पीछा करती हैं। ठीक। मलिक साहब, आपको तरीके इंसाफ के पास अब कोई स्ट्रैटेजी, कोई लाहेमल, कुछ कोई वे आउट है? वो उस पर बाद में जाऊँगा। 2-3 चीज़ें मैं मज़ीद आपसे शेयर करना चाह रहा था। एक तो ये है कि FIA भी सख्त गर्म हो गई है, क्योंकि वो खान साहब पे ये भी इल्ज़ाम है ना कि उनके ट्विटर से वो जो 71 की वॉर की जो फिल्म चलाई गई है और जो ट्वीट उर्दू और इंग्लिश में किया गया मुजीब के वाले से कि वो गद्दार नहीं था या उस पर इस तरह हुआ, तो उसमें जनाब 4 पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। उसमें गौहर खान साहब भी हैं, उमर अयूब, 4-5 जो मेन बंदे हैं, और उसमें भी पूछे वो क्यों हो गई है। वो इसलिए हो रही है कि वो अब एक नया केस लेके आ गए हैं कि आप हमें बताएं कि ये अकाउंट किसका है,
और अगर ये खान साहब का अपना है तो फिर कौन इस चीज़ को लोड करता है, कौन इस पे लिखता है, एक सिस्टम है ना। बिल्कुल। तो वो कि जेल से किस तरह से वो ये कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो वो एक केस तो ये भी एक तैयार हो रहा है कि आपने वो साइबर जो FIA का साइबर विंग है ना वो एक्टिव हो गया। दूसरा इसके अलावा जो चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा था, मैं आज जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है और उसकी जो मैंने प्रेस रिलीज पढ़ी है ना, तो मुझे फिर 29 मई फिर याद आया, 28 मई याद आया। मैंने सोच रहा था कि पाकिस्तान का जो भी एक डेकोरम होता है, प्राइम मिनिस्टर यूजुअली इतनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देते। एक आप प्राइम मिनिस्टर तो सबके होते हैं, तो मैं सोच रहा था कि मेरी थोड़ी सी इनसाइट थी कि नवाज शरीफ थोड़ा सॉफ्ट आएगा, वो कहेगा हम सुलह की तरफ जाते हैं। बल्कि मैंने यहाँ शो में भी बताया था, बिल्कुल आपने कहा था। कहीं से कहा गया कि यार बस करो, ये बस कर दो साकब निसार एंड कंपनी, अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने ये कहा था, मगर मैंने रीड करना था कि नवाज किधर जाता है। दोनों तरफ दो चीज़ें आप गौर करें, शहबाज ने बहुत अग्रेसिवली हिट किया इमरान को, नवाज ने भी हिट किया इमरान को। अगर आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो मुझे लगता है ये हुकूमत आर्टिकल 6 पे जा रही है इमरान पे। तो दो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था, एक तो आपकी FIA भी एक्टिव होगी, साइबर क्राइम, दूसरा ये जा रहा। अब आप आगे कोई जो कहना, मेरे ख्याल में ये दो चीज़ें बताना जरूरी थी। वे आउट पूछ रही थी मैं आपसे। वे आउट क्या है? वे आउट तो फिर यही है कि आप देखें ना, एक डेमोक्रेसी में तो वे आउट एक वोट ही है ना। वोट से अपने आप इजहार करते हैं, आप दें तो उनका तो केस ही बड़ा अजीबोगरीब है। वो कहते हैं सानू भाई सानू वोट ही नहीं पाने देते। तो वे आउट तो फिर मेरा ख्याल है अगर वो अग्रेसिव होंगे तो रियासत सख्त हो जाएगी, अगर वो पैसिव होंगे तो ऐसे लगेगा इमरान से दूर होते जा रहे हैं। राना साहब, आपके ख्याल में वे आउट जो है मुज़ाकरात हो सकते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर वो थोड़ा सा अपने स्टांस से थोड़ा पीछे हट जाएं, थोड़ा सा लचक दिखाएं। मैं एक बतौर पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे इंडिया से मुज़ाकरात हो सकते हैं, जिसने हमें पल पल हम पे हमला किया और अभी तक कर रहा है, या हमास और इसराइल में मुज़ाकरात की बात हो सकती है, राइट, या वो बलोच जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं और फिर हम उन्हें आम माफ़ी दे के नीचे ले आते हैं। तो जब उन्हें आम माफ़ी दे के नीचे लाते हैं तो उससे पहले हमारे उनके साथ बाकायदा बातचीत हो रही होती है। ठीक है, तो क्यों नहीं मुमकिन कि ऐसा हो सकता है या होना चाहिए। और देखिए, मैं एक बात बताऊं, वो इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाने आप जा रहे हैं, जिसका मतलब अल्टीमेट सज़ा फांसी होती है। तो क्या हम आई एम सॉरी टू से क्या अभी तक भुट्टो के लाशे को प्रॉपर दफना सके? भुट्टो तो जिंदा है फांसी के बावजूद भी। कहा जाता है कि जब उनकी कब्र में उन्हें लिटाया गया तो वहाँ पे गंदक वंदक और तेजाब डाल दिया गया था ताकि उनकी हड्डियाँ तक जो है वो गल जाए। ठीक है ना, और 4 लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी थी। तो यही समझ लिया गया था कि भुट्टो खत्म हो गया। तो भुट्टो तो आज भी जिंदा है, भुट्टो को तो नहीं मार सकते आप। ठीक, दूसरी चीज़ आई गेट योर पॉइंट, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मुजीबुर रहमान वाली बात है ना, इमरान खान ने की है, तो उस पर आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए, सज़ा भी होनी चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ का क्या करें, जिनकी वीडियो 10 वीडियो अवेलेबल हैं जिसमें वो मुजीबुर रहमान को कह रहे हैं कि वो गद्दार नहीं था, जिसमें 10 वीडियोज़ हैं जिसमें वो मैंडेट के ऊपर कह रहे हैं कि उसका मैंडेट जो है यूं हुआ था तो वो ऐसा हुआ था। 10 वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब अली उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने उसको गद्दार करार दिया था, बल्कि भुट्टो को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिम्मेदार करार देते रहे वो। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमने ये तय कर लिया है कि हमने वन वे सिर्फ इमरान खान को हिट करना है और बाकियों को माफ़ कर देना है, तो उस हिटिंग से इमरान खान को कोई नुकसान नहीं होगा। बात तो ठीक है राना साहब ठीक है। एक और खबर भी है बड़ी इंटरेस्टिंगली, वो मैं अगर राना को बता दूं कि राना को बड़ी इंटरेस्ट होती है। अच्छा। वो रऊफ हसन साहब है ना, तर्जमान PTI के, यार जिन्होंने उन पर हमला किया वो एक अजीब मसला हो गया सिस्टम के लिए। वो कहते हैं जो खुसरे हैं ना, उन्होंने मेकअप इतना किया था शनाख्त नहीं हो पा रही, प्रोग्राम करने जा रहे होंगे। हाँ, मतलब वो होता ये है वो क्यों होता ये तुम्हें नहीं समझ आई। अच्छा, वो युवा ये है कि जो हमारा नादरा का सिस्टम है ना, मतलब मैं भी सिटीजन हूँ, मेरा भी जेब में मेरा शरारती कार्ड है, तो मेरी कोई तस्वीर उतारेगा ना जो मुझे समझ आई है, तो वो तस्वीर बता देगी, ओहो
ये है असल ताहिर मलिक, ये इसका शरारती कार्ड। ऑब्वियसली आजकल इतनी अब मजे की बात टेक्नोलॉजी, ये इतना है, सब प्रो उन सब है। की तस्वीरें डाली है, वो इतना मेकअप है, इतना मेकअप है, वो शरारत ही नहीं हो रही। मैंने कहा ये एक अच्छा, वैसे आपस की बात है, क्यों रहा कैसी है नहीं नहीं बिल्कुल। और दूसरी ये बात, दूसरी उनकी गाड़ी का डाटा भी नहीं मिल रहा इत्तेफाक। अच्छा, अच्छा, नहीं, सब गायब हो गया। अच्छा, दूसरी और दिलचस्प बात यह है कि हमने 9 मई में जो लोग गिरफ्तार किए वो सब फोरेंसिक पे किए हैं। ठीक, नहीं वो मेकअप तो नहीं ना थे, वो तो पता चल गया इस तरह तो नहीं नहीं, फोरेंसिक से अगर हमें ये पता चल सकता है कि कौन कौन था, तो ये कैसे नहीं पता चल सकता कि कौन कौन वहां था? ये हर दफा क्या नाम है, सीसीटीवी की फुटेज भी चली जाती है, गायब हो जाती है, और क्या नाम है, गाड़ी का भी नहीं पता चलता। और अब तो दुनिया इतनी आगे बढ़ गई नहीं यार, है। टेक्नोलॉजी में इस तरह तो मेकअप हम भी तो चांद पे पहुंच रहे हैं, पता नहीं क्या अब चल वो रहा है। मेकअप इसीलिए तो नहीं करती तुम्हारी कोई तस्वीर से तो पता ना चले तुम कौन हो। हाँ, आपको पता लग Actually, गया ना, मैं बस सब- बताइएगा नहीं। ये ऑन क्योंकि ये लड़की है, इसे पता होगा, मेरा ख्याल है उनकी बेस ज्यादा लगा के कंटूरिंग ज्यादा करती है। राणा साहब, पाँच ब्रेक करोड़ में मैं आपको ब्रेक में बताती हूँ कि क्या क्या होता है। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। फैज़ाबाद धरना केस से मुतल्लिक नई काबीना कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। कमेटी की सरबराही वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ करेंगे। राणा साहब, फैज़ाबाद धरने की तहकीकात के लिए नया कमीशन बनने जा रहा है, ज़रूरत क्यों पेश आई? वो ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो पहला कमीशन था उसने जो असल टारगेट था उसको मिस कर दिया था। ठीक, तो वो अदलिया को भी कबूल नहीं, हमारे चीफ जस्टिस साहब को भी कबूल नहीं, और इस हुकूमत को भी कबूल नहीं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब और हुकूमत दोनों का टारगेट एक बंदा है, जनरल फैज। ठीक, ठीक है ना। और उस जो कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें तो उन्हें क्लियर चिट मिल गई थी फैज साहब को। ठीक है। अब ये चीज़ काजी साहब को, क्योंकि काजी साहब कुछ चीज़ें भूल नहीं पा रहे, मिसाल के तौर पे धरने के बाद उनके खिलाफ रेफरेंस का आना और इस तरह की चीज़ें, हुकूमत ये नहीं भूल पा रही कि इमरान खान के दौर में जनरल फैज का बहुत सारी मामलात में इन्वॉल्व होना, वो कॉल इनके। तो अब मैंने भी ये देखना है कि क्या काजी साहब और ये हुकूमत जनरल फैज साहब को कटहरे में ला सकेंगे, और जो अब दोबारा ये कर रहे हैं सारा कुछ, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तो वो कहते हैं 1 2 3 4 5 7 पकड़ लिया, उसके बाद वो कहता है चलो जी फिर से, तो फिर से वो बंदा जिंदा हो जाता है, फिर बच्चे वैसे ही खेलने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो मलिक साहब ज़रा मेरी तरफ देखें, ये जो कमीशन की रिपोर्टें हैं, ये इसका मतलब है सारी ही प्री प्लान होती हैं कि हमारी मर्जी की आ गई तो कबूल है, नहीं आई तो इस कमीशन की रिपोर्ट ज़ाया, हम दोबारा कमीशन बना लेंगे, या हम फिर ये जो कमीशन है इनकी तो सबकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई ना कि अगर क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई ना कि अगर आप कहते हैं कि ये वाली रिपोर्ट हम नहीं मानते, हम नई रिपोर्ट बनवाएंगे, और वो साडा बंदा विच तुसी मुलजिम पाए ही नहीं गए ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ लोड़ थी, तो फिर ये कमीशनों पे इतने पैसे, ये सारा कुछ नए TOR फला, ये क्या है ये सारा वो बड़ी बहुत पुरानी मंटो की है ना कमीशन। तो उसने इसी लगा, वो एक बादशाह सलामत के पास एक मसला बनता है, तो जाके वो कहता है मैंने कमीशन बना दिया, तो लोगों ने जाके एहतजाज किया कि जनाब ये कमीशन ठीक नहीं है, फलां नहीं है इसमें ये। अच्छा, उसने कहा बिल्कुल तुम सही कर रहे हो, अब इसके ऊपर एक और कमीशन बनाते हैं। तो ये वही कमीशन है, राणा इज़ एब्सोल्युटली राइट। और मैं समझता हूँ इसके साथ एक और पॉइंट पे मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब आप इस तरह कमीशन बना के ट्रूथ सच नहीं ना बताते, देखिए कमीशन का क्या मतलब होता है। कमीशन का मतलब रियासत एक होती है न्यूट्रल चीज़। आप पीपल्स पार्टी हैं, मैं PTI हूँ, ये नून है, हम कहीं ना कहीं बायस्ड है। मुझे नवाज शरीफ अच्छा लगता है, आपको इमरान अच्छा लगता है, उसको जरदारी अच्छा लगता है, मगर रियासत का कोई मजहब नहीं होता, रियासत की कोई सियासत नहीं होती, रियासत तो रियासत है। अच्छा, अब रियासत कमीशन का मतलब होता है कि एक डिस्प्यूट हो गया माशरे में, कुछ लोगों का कुछ ख्याल है, कुछ का कुछ ख्याल है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं, लिहाजा कमीशन का काम है वो अंधा हो जाए, वो सही रियासत अपनी इन्फॉर्मेशन लेके फैक्ट्स फाइंडिंग करे। हमारी ट्रेजिडी क्या है, हम आज तक लोगों को नहीं बता सके कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को
कराची जैसे, लाहौर जैसे बड़े शहरों के होते होते उसको ज़ियारत भेज दिया, किसने भेजा हमें नहीं पता चला। लियाकत अली को किसने मारा, भुट्टो को वाकई से ही फांसी, वो 45 साल के बाद हमने ऐसे ही अचकशोई कर दी कि फैसला कुछ नहीं है। मुझे अभी तक नहीं पता लगा कि नवाशी को सऊदी अरब किसने भेजा, मुझे अभी तक नहीं पता उसको वापस कौन ले गया, मुझे ये नहीं पता बेनज़ीर किस तरह बाहर चली गई, किस तरह वो वापस आ गई। तो अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो प्रोग्राम बहुत लंबी लिस्ट है। कोई मुझे एक पाकिस्तान में एक मुझे चीज़ बता दें जहां हमारी रियासत ने कहा हो कि भाई डिस्प्यूट बंद करो, हम आपको सच बताने लगे हैं, ये कमीशन का काम है। तो इसी तरह राना इस 100%। इस तरह तो राना साहब कितने सारे ऐसे कमीशन हैं जो मतलब उनकी रिपोर्ट्स गलत आती रही हैं, सच कैसे सामने? मगर एक बात मैं जरूर करूंगा, पार्सन कमीशन के बगैर चलता नहीं है, उसको समझ आ गई है। नहीं, आप मुझे कमीशन दें, मैं अभी आपके हक में बोल दूंगा, ऐसी कौन सी बात है। अब वो इतनी बड़ी बात नहीं है, उसके बगैर ही चलता। तो जो कमीशन हमें लग गई है ना सबको, तो उस कमीशन के होते हुए तो कोई कमीशन सच नहीं बोल सकता। ठीक है ना। लेकिन फिर मलक ने ना बाज़-औक़ात मलक के अंदर जो एक इनकलाबी है ना, जिसको इसने था मार दिया हुआ है, ठुड्डे मार मार के मार दिया, वो कभी ना कभी इसके अंदर से उचक के बाहर आ जाते हैं एकदम से। कायदे आज़म को किसने कहा कि भेजा था, कायदे आज़म की गाड़ी का पेट्रोल कैसे खत्म हो गया, कायदे आज़म की बहन जो है सड़क पे चिल्लाती रही, एम्बुलेंस क्यों नहीं आ सकी। ठीक है, मोहतरमा उनकी बहन के कहा जाता है कि उनके इंतकाल के बाद एक रिट हुई कि उनका पोस्टमार्टम वो क्यों नहीं हो सका। लियाकत अली खान साहब के साथ क्या हुआ, भुट्टो को फांसी हुई, अदलिया ने कहा जी फांसी गलत है, हमने लेकिन मलिक साहब कभी ये नहीं कौम को बताया कि उन्हें फांसी के पीछे असल गेम क्या थी, देने वाला कौन था, कौन जमाते थी, कौन जमाते थी जो किसी और के पेरोल के ऊपर थी, ठीक, कौन जमाते थी, कहां से उस दौर में इतना अमेरिकी डॉलर आया पाकिस्तान के अंदर। जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ जो वो थी तहरीक किसने बनाई, उन जमातों को किसने इकट्ठा किया, को कभी नहीं बताएंगे आपको, कभी नहीं बताएंगे कि जब जुल्फकार अली भुट्टो की और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे और सुबह दस्तखत होने थे तो अचानक लाइन कैसे कट गई थी, कोई नहीं बताएगा। इसलिए नहीं बताएगा कि पाकिस्तानी कौम, जो कल मलिक बात कह रहा था ना कि अगर पूरा करंट हम पैदा कर लेना जितनी हमारी जरूरत है, तो ये सिस्टम हमारा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। 40 वो क्या नाम है कितना बनता है, वो 32 मेगावाट 40 किलोमीटर चला जाएगा अगर पूरी आ जाए। इसी तरह हमारे यहाँ अगर हमने सच बोल दिए ना तो ये सिस्टम सारा कोलैप्स कर जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, लिहाजा ई सब गोल ते कुछ ना फोल ते दड़ बढ़ जाए, चुप कर जाए, इश्क दा खोल खुला करके ब्रेक ले ले बस। नहीं मलिक साहब आप पे आऊंगी। इमरान खान का एक वो इंटरव्यू भी तो है ना जो बड़ा आजकल डिस्कस हो रहा है। अच्छा, उसमें भी बड़ी अजीबोगरीब क्वेश्चन है। वो जो जिस जर्नलिस्ट ने किया है वो एक वेबसाइट है, उसमें उनका कहना है कि हमने ये सवाल उनको लिख के दिए हैं तो उन्होंने सवालों को जवाब दे दिए, और उसमें खान ने फिर अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है एंटी जनरल बाजवा के खिलाफ। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो अगर आप लेटली अगर जो आज प्रेस रिलीज जिससे हमने आगाज़ किया है, तो मुझे लगता है कि इसका रिलेशन है कि खान का जो अग्रेशन है ना, अगर आप वो देखें, अगर वीडियो वाकई खान ने लगाई है तो खान को पता है या अल्लाह मियाँ को पता है कि वाकई वो जो 71 की वॉर में मतलब जो मैसेज दिया गया है, हाँ। मुजीब को एज ए सिंबल यूज़ किया गया, और अगर ये इंटरव्यू आप निकालें तो वो बराह रास्त लग रहा है कि यहाँ तो खान बिल्कुल ना डर हो गया है जो वो समझता है, यहाँ वो अपना लास्ट पता खेल रहा है कि मैं बाहर की दुनिया को बताऊंगा कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये सवाल है, वैसे बड़ा पर्सनल सा सवाल है कि यार अगर जेल से वो इंटरव्यू दे भी गया, अगर उसको सवाल कोई लेके आया तो उसने उसके जवाब भी देने हैं, तो वैसे जिम्मेदार तो जेल का अमला बनता है, खान तो नहीं बनता। मैंने गलत बात तो नहीं ना की, क्योंकि आप तो सरकार के पाकिस्तान की रियासत के कंट्रोल में है, तो अगर उसके अंदर से जो कुछ हो रहा है तो मेरे ख्याल में जिम्मेदार खां होगा मुझे कानून की समझ नहीं, तो फिर आप जो अमला है उसको भी पकड़े साथ। भाई इसका मतलब है रियासत की तो कस्टडी में वो तो अपना प्राइवेट सिटीजन नहीं ना इस वक्त, वो तो रियासत पाकिस्तान का मेहमान है। मैं टेक्निकली बात करूँ तो अगर ये इंटरव्यू हो गया तो ये तो उससे बड़ा सवाल है कि यार ये किस किस तरह वो आपको सवाल उस तक पहुँचा के दे गया और उसने जवाब भी दे दी और वो दुनिया में छप भी गया। राना साहब बात तो ठीक करे मलिक साहब, एग्री करेंगे? मैं काटी गलत वाला करना मैं बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं
कि मैं जो बात बार बार कहता हूँ जी। कि आप कहते हैं ये बंदा कैद है, आपको किसी एक्ट से लगता है वो कैद है? वो इनसे ज्यादा आजाद है। नवाज शरीफ 24 करोड़ लोगों को छुट्टी करवाने वाले दिन जिसमें 300 अरब रुपए कौम के खर्च हुए, उस दिन भी सच नहीं बोल सके, बहादुरी से नहीं बात कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो बंदा जेल में बैठ के जो चाहता है कह देता है। ठीक। तो मुझे बताएं कि कैद कौन है? कैद तो वो लोग हैं बाहर जो सच नहीं बोल पाते, जो मुखालफत को नहीं झेल सकते, वो तो आजाद है। वो आर्टिकल भी लिखता है, वेबसाइट एकदम धड़ाम करके कहां से कहां पहुंच जाती है, ठीक है। वो इंटरव्यू भी देता है, वो सारा कुछ करता है। लेकिन बात फिर मैं वो वहीं पे मैं आना चाह रहा हूँ कि जो हमारी पॉपुलर लीडरशिप है, आखिर क्या ऐसी वजह है कि जो पॉपुलर लीडर होता है वो ही रियासत का दुश्मन हो जाता है या उसे दुश्मन करार दे दिया जाता है, और उसके पीछे जुड़े हुए करोड़ों लोग जो होते हैं उनके भी लायबिलिटी कह रहा हूँ, लॉयल्टी को जो है चैलेंज कर दिया जाता है। हमें सीख लेना चाहिए और हमें कुछ चीजों को दुरुस्तगी करने की कुछ जरूरत है और होनी चाहिए, नहीं तो कहीं लेट ना हो जाए। बिल्कुल सही, कहीं हम लेट ही ना हो जाए। ठीक कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं मलिक साहब, अगर इस तरह से चीज़ों को ठीक करने पे आए तो इससे तो बहुत सारी चीज़ें जो ओपन हो जाएंगी, सवाल तो हर चीज़ पर उठता है, तो किस तरह से मामला आगे चलेंगे? देखिए मेरी तो इतलात यही है कि रियासत और जो एस्टैब्लिशमेंट है वो मुज़ाकरात, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुज़ाकरात के लिए वो तो तैयार नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना खां नहीं कर रहा, ये मेरी इतलात इससे रिवर्स भी है कि वो कोई एस्टैब्लिशमेंट उससे को बात करना भी नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं कि मैंने तो आपको पहले भी कहा कि एक अंडरस्टैंडिंग है कि एक बगावत हुई है, यकीन है उनको, ठीक है, ये तो अदालत ने फैसला करना है। बरमला कहते भी रहे हैं, वो कहते भी रहे हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो उसमें बहुत ज्यादा गहराई की, बहुत ज्यादा लीडरशिप की, बहुत ज्यादा कूलनेस की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली मरवत टाइप इस तरह के लोगों ने आके सोशल मीडिया पे आके जो उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की, मतलब मैं तब भी कहता था खान साहब के ज़माने में कि जनाब वकील साहब है, वकील साहब अंदर भी बड़े बड़े मज़ेदार बयान दे रहे थे कि हम जर्नलिस्ट हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों की समझ होती है कि ये बंदा बयान दे रहा है कि ये टिकर बनवा रहा है। ये राणे को भी समझ आ रही है, आपको भी समझ आ रही है। एक चीज़ है इमरान से मोहब्बत, मैं अगर उसका वकील हूँ, एक ऐसी बात करनी कि इसके टिकर बने। अच्छा मुझे बड़ा अजीब लगता था यार खान ने की गंद इकट्ठा किया। अच्छा एक तो अदालत में बैठ के ऐसे बयान बनाते थे, फिर आके बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, फिर अपना नाम बनाते थे, फिर घर जाके वीलॉग कर देते थे, फिर वीलॉग पे भी 2500 किया है। और यार ये कारोबार बंद करो, तुम एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हो। तो जो फेम होती है ना, जो जल्दी मीडिया की फेम, ये याद रखें वो लड़ाई में मिलती है, वो कॉन्फ्लिक्ट में मिलती है, कॉन्ट्रडिक्शन में मिलती है। अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट से चलना है तो फिर ये रियासत की तो लॉटरी टिकट रियासत निकल है फिर भी और करके था। तो आपको ये चाहिए था शुरू से आप इस तरह के लोगों को कंट्रोल में रखते, दरमियाना रास्ता बचा के रखते बीच में निगोशिएशन, और मुझे आई एम अफ्रेड कि वो रास्ता ना होने के बराबर है। राणा साहब, पॉलिटिकली कॉन्फ्लिक्ट से पता है कि आवाम का मैंडेट जो है वो चोरी होता है और इस तरह से बात नहीं बनती है, तो फिर क्यों इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है? आप जो बात कहना चाह रही है एक्चुअली वो ये है कि आखिर हम कब तक इस तरह टकराव की जिंदगी गुजारें। एग्जैक्टली ठीक है ना। आप ये कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं वो बहुत खौफनाक है। बिल्कुल। और इसमें जब तक अवाम, इदारे, लीडरशिप ये एक यकजा होकर जोर नहीं लगाएंगे, हम इन मसाइल से नहीं निकल सकते। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में मुआशी चैलेंजेस नहीं है, मुआशी सुनामियां हमसे टकराएंगी, और इन सुनामियों को जो बाहर से मिलने वाले हमारे पैसे हैं वो मेरा ख्याल है इतने नहीं है कि हम रोक पाएंगे। हमें आउट ऑफ द बॉक्स कुछ फैसले करने चाहिए, करने पड़ेंगे। और मैं तो क्या कह सकता हूँ, चेपिद्दी शोरबा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर रियासत माँ होती है ना तो माँ माफ़ करना जानती है। हमारे बच्चे पता नहीं क्या क्या कुछ कर जाते हैं, कितना कितना नुकसान कर जाते हैं, ठीक है, हम उन्हें घरों से नहीं निकाल देते, हम उनको गले से लगाते हैं, माफ़ी देते हैं, उन्हें समझाते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें घरों में रखना होता है। ठीक है ना, हमें उन्हें मुस्तकिल घरों से आँख नहीं करना होता। तो मेरा ख्याल है, मेरी राय है, मलिक कहता है कि नहीं कोई इम्कान, कोई गुंजाइश, लेकिन मेरे अंदर कहीं ये बात मौजूद है, कहीं ना कहीं ये बात मौजूद है कि हमें अल्टीमेटली एक सॉल्यूशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, खाली
अपनी ताकत से चीज़ें सारी सही नहीं सेटल डाउन नहीं हो सकती। नहीं होती। मलिक साहब, फैज़ाबाद धरने की एक दोबारा से बात कर लें तो आप ख्याल में किससे से खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हो सकती है? देखें जी, आप कौन कौन रडार में आएगा? पहले तो आप कमेटी देखें ना, उसमें अगर वज़ीर आज़म निकाल दें तो सारी पावर उसमें आगे वज़ीर दाखिला, वज़ीर एस्टैब्लिशमेंट, अटॉर्नी जनरल, तो मुझे तो लगता है उसमें, और हेडेड बाय दी लॉ मिनिस्टर हिमसेल्फ, पाकिस्तान की जो हुकूमत जिसको बोलते हैं उसकी सारी पावर उसमें चली गई। मुझे तो 3 बंदे इस पर रडार पे नज़र आ रहे हैं। हाँ, अपना राणे को तो जनरल फैज़ नज़र आ रहा है, मुझे तो शायद खान अब्बासी भी नज़र आ रहा है वज़ीर आज़म, मुझे तो वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल भी नज़र आ रहा है। अच्छा। क्योंकि जब देखे ना, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी स्टेटस था, हुकूमत तो सुपीरियर है ना, पालीबान है। तो अगर वज़ीर आज़म से भी बंदा पूछे कि भाई अगर ये जो जनरल फैज़ साहब ने एक मुआहदा किया और साइन कर दिए, तो वो तो कह रहे हैं मैंने ऑफिशियल किया, मुझे जनरल बाजवा मुझे कहा गया है, एक सोल्जर की तो खूबसूरती ही है कि वो हुक्म माने, और जनरल बाजवा कहते हैं मुझे हुकूमत ने कहा था। और अगर जिस तरह राना कह रहा है एक सेंस राना बना रहा है, तो फिर मेरा हाल है, तो फिर तो शायद गाना बाजी भी फंस है। क्यों भाई, अगर आपने ये किसी चीज़ को पकड़ना है तो फिर लॉ तो यही कहता है सोच पकड़े। अगर खुदा ना खास्ता किसी को मैं पैसे दे दूं कि जी फलां बंदे को कत्ल कर दो जाके, तो आप उसको फांसी देंगे? कातिल तो मैं हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये कोई इतनी छोटी साहब योर पॉइंट ऑफ व्यू, फिर ब्रेक पे जाना। बट मैं तो ऑलरेडी इस पे कह चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि शायद खाकान अब्बासी या एहसन इकबाल साहब तक बात जाएगी। उनकी लोड़ अपने कड़े दी मछियाँ ने, ठीक है ना, उनको क्या वो पकड़ना। असल जो गेम जहाँ पढ़नी है ये वहाँ पढ़नी है। लेकिन मैंने भी यही देखना है कि आप तमाम तर जोर लगा के जुडिशरी और हुकूमत जनरल फैज़ साहब को कटहरे में ला पाते हैं या नहीं। मैं देखूंगा कि ये इन तिलों में कितना तेल है, चेक कर लूंगा, मैं देख लेते हैं। बजट 2024 और 25 है, वहाँ पर महंगाई का बम गिरेगा या नहीं, या मिलेगा आवाम को कुछ रिलीफ? डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। नाज़रीन, आगे जो है वो बजट आने वाला है 2024-25, इसमें आवाम पर कितना बोझ पड़ने जा रहा है, कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं, डिस्कस कर लेते हैं मलिक साहब से। मलिक साहब, क्या लग रहा है आपको, बजट में कौन कौन सी अशिया होंगी जिन पर मज़ीद टैक्स मिलेगा और कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ की उम्मीद लगाया आवाम? देखिए, 10 जून की डेट सुनने में आ रही है। एक तो अपने सूरज साहब हमारे सर पे सवार हैं, मतलब 45-50 में मुझे याद है मैं अमेरिका में रहा हूँ, 100 टेम्परेचर शायद 35 सेंटीग्रेड होता है। मैं डैलस टेक्सास में रहा हूँ, काफ़ी शहरों में रहा हूँ, तो जब वहाँ पे 135 सेंटीग्रेड होता है ना, तो वहाँ सारे टीवी पे ना ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है। अच्छा। कि अलार्म आपको ना, ये एक हेल्थ का एक, और शहर जो होते हैं ना, जो मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, तो जो सिले हुकूमत है ना, वो सेंटर बना देती है कि जनाब आप पनाह ले लें, क्योंकि 100 से ऊपर टेम्परेचर है। हमारा 115 से शुरू होता है, 100 पे वो कहते हैं नमक ना लें, ये ना लें, धूप में ना जाए, फलां ना करें। तो पता नहीं, अल्लाह मियाँ को भी बड़ा हमसे प्यार है और उससे बजट भी कोई ऐसे ही आ रहा है। मैं सिर्फ एक चीज़ की स्टडी सोच रहा था, अगर जो ये सोच रहे हैं जो खाद है ना, उस पर सब्सिडी ख़त्म कर दें, क्योंकि IMF ने बंदूक सर पे रखी हुई है कि सब्सिडी का मतलब है कि कुछ चीज़ों की आप हुकूमत कोशिश करती है कि हम टैक्स पेयर के पैसे से देकर उसको महंगा ना होना दें। तो खाद अगर महंगी होती है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, खाद किस पे जाती है? खुराक पे। तो अगर जब खाद महंगी होगी तो उसका 2 इफेक्ट आएंगे। अगर आप खाद की सब्सिडी ख़त्म करते हैं, जो जिसका इम्कान बहुत ज़्यादा, क्योंकि IMF चढ़ा हुआ है, तो आपकी बिजली और जो सन्नत है वो पैसे उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। 4 रुपये वैसे मैं आपको खबर दे दूँ, 4 रुपये तो वैसे इस महीने महंगी हो रही है ना, उसके अलावा ये सब्सिडी भी आपके गले में पड़ जाएगी। अच्छा, एक तो आपकी जान निकल गई बिजली से, क्यों राना साहब, इंडस्ट्री गई। दूसरा अब क्या होगा कि ये जो टमाटर आप खाते हैं, हाँ जी, ये जो गंदम आप खाते हैं, ये जो चावल, कोई चीज़ ले लें वो खाद से आती है, तो आप पे 2 तरह के जीन आएंगे। इधर से आपकी बिजली महंगी, इधर से आपका खाना महंगा। ये एक स्टोरी है। बाकी चीज़ों अगर मैं आपको डिटेल दे दूँ तो स्टाम्प ड्यूटी जिसको बोलते हैं, वो कहते हैं ये 1200 से 3000 शायद कर देंगे। अच्छा, एक अच्छी मैंने खबर बड़ी मुश्किल से ढूंढी कि सिगरेट पे वो कह रहे हैं बड़ा मैसिव किस्म का ना टैक्स लगा है। तो जनाब गोरा साहब हैं, कोई ब्रिटिश अमेरिकन कोई टोबैको कंपनी है, वो जनाब अकड़ गए हैं। उन्होंने कहा जी टैक्स लगाओगे तो हम पाकिस्तान से चले जाएंगे।
मतलब एक ही मुझे टैक्स अच्छा लगा कि चलो और उस पर लगा कि हम बाहर चले जाएंगे। कौन हुक्का पी लेगी कैसे? कौन सी बात यार, ये है? नई नस्ल सरकारी तौर पे फेस- चौकों में हुक्के रख देंगे यार, कि ये पियो आप सारे। फेसबुक वाले टिकटॉक वाले हुक्का नहीं पी सकते। अच्छा, वो उनकी इलेक्ट्रिक वो आ गई है, क्या कहते हैं वो भी बाहर से आता है, वो भी इम्पोर्टेड है डॉलर में। अल्लाह का शुक्र हम वो भी नहीं बना सकते। तो आपको एक ही जगह टैक्स, मुझे लगा पता लगा गोरों ने लेटर लिख दिया कि भाजी जी ये नहीं हो सकता। असी चले जाए तो पैसे लाके। अच्छा 2400 अरब आपने जो जुआई पाला हुआ है आईपीपी का, 2400 अरब से वो ऊपर चला गया। 2400 अरब से ऊपर चला गया। पिछले साल मैंने आपको बताया था कि 3000 अरब में से मुझे शक पड़ता कि मेरा दिमाग दुरुस्त है कि नहीं, 3000 में से 2100 अरब रुपए की बिजली कभी हमने बनी ही नहीं है। अच्छा। बिजली बनी 900 अरब की, हमने पैसे दिए 3000, वही कैपेसिटी। कभी हमने इतनी बनानी थी बिजली, पैसे अब हमें मुझे सारे दें। अब ये इस साल अभी कह रहे हैं कि ये 2400 से भी ऊपर जा रहा है। तो अब आप आगे अंदाज़ा लगा लें। बिजली अभी 4 रुपये मैंने आपको बता दिए। गाड़ियों पे कह रहे हैं 10% एक नया टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। 25%। हाँ, ब्याह भी बड़े लगता है, अच्छा। उसके भी पीछे पड़ गए। तू जल्दी जल्दी करा ले ब्याह, बदन सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 25% मैरिज टैक्स, इसकी शादी है ना माशाल्लाह जल्दी, तो 25% से ज़्यादा टैक्स इस पर पड़ जाना। प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पे कोई नया टैक्स सोच रहे हैं, वो भी आ सकता है। फिर जो एक नया और बहुत अलग एक नया फार्मूला आने का, उसका नाम है कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स आएगा तवानाई की जो भी चीज़ें हैं ना, बिजली हो गई, गैस हो गई, ये वो जितने जितने ना धुआं नजर आने का, ये कार्बन टैक्स ला दो। तो अगर क्रेडिट कार्ड पे भी कोई 20% बार की अदायगी पे लगा रहे हैं, तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, अंदर की खबरें हैं, जो चीज़ें बन रही हैं। सच तो आपको 10 जून को पता चलेगा, मगर मेरा अपनी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपको बताया, इतना कोई फ़र्क नहीं उसमें होगा। अच्छी उम्मीद ना रखी। राणा साहब, मैं तो पूछने आपसे लगी थी कि क्या हुकूमत अवाम और ताजिर दोस्त जो है वो बजट देने में कामयाब होगी? अब जिस तरह की उन्होंने बता दी हैं बातें, तो उम्मीद तो नहीं लग रही। अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊं, वो फेसबुक है, उस पे ना वो आपकी मेमोरीज शेयर करता रहता है आपसे। हाँ जी, कि आज के दिन आपने क्या कहा। तो 1 साल आज पहले, 2 साल उसने पहले, 6 साल पहले की मेरा एक मेमोरी शेयर की, एक तजिया था जो मैं रोज़ाना पाकिस्तान में लिखा था। तो वो तजिया ये था कि आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने इजलास की सदारत की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो बिजली के सार्फिन है ना, उन्हें रिलीफ दिया जाएगा। ठीक। यानी अंदाजा करें कि वो रिलीफ आज तक नहीं चल रहा। आज की खबर है ना, वो भी कि 200 यूनिट तक रिलीफ दिया जाएगा। अच्छा। आप, मुझे नहीं समझ आती कि आपको कोई जिन्नाती किस्म के ख्यालात कहां से आ जाते हैं, इर्रेशनल किस्म की सोच कहां से आप में पैदा हो जाती है। या तो आप समझ रहे होते हो कि कौम बेवकूफ है, आप अखबारात की सुर्खियां और हेडलाइन से कौम मुतमईन हो जाएगी, वाह जी वाह, देखो जी 200 यूनिट के ऊपर रिलीफ मिल रहा है। या आपको अलिफ बे का ही नहीं पता इकोनॉमी का, ठीक है। और मेरा ये यकीन है कि आपको इकोनॉमी का अलिफ बे नहीं पता, वरना इसहाक डार साहब जैसे लोगों ने पाकिस्तान को जिस तरह टाइटैनिक बना के डुबोया है ना, जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं, आज हमारे सामने है। अब आप सुन लीजिए, कल नवाज शरीफ साहब ने इजलास की सदारत की थी कि वो अपने तजर्बे से चीजों को करेंगे। ए पिया तजर्बा, ए आ गया तजर्बा लिबार्टरी शोबार कि तड़ सांस लेने देते भी टैक्स लग जाएगा। बिल्कुल, आप सांस लेंगे आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। लेकिन ये देखें, आज ये खबर में पढ़ रहा था, सिंध हुकूमत ने महज 2.5 लाख सोलर प्लांट अवाम में बांटने का फैसला किया। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट मीन्स। हाँ, राइट। सिंध हुकूमत बेटर कर 2.5 लाख बंदों में अगर आप सोलर बांटते हैं, ठीक है, यही का तो असल आप देखते हैं कि हमारा मसला क्या, इसे हल कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ये खाली कहने से 200 यूनिट पे रिलीफ दे देंगे हल नहीं है। बिल्कुल। 2.5 लाख लोगों को अगर सिंध के अंदर सोलर पैनल मिल जाते हैं, तो आप सोचे कि उनको कितनी बड़ी रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे आप जो है कह रहे हैं कि जो सोलर लाएगा उधर तो टैक्स ला देंगे। हाँ, ठीक है, कार्बन टैक्स भी लग रहा है और फला टैक्स भी लग रहा है। तो ये मैं एक सर मलिक साहब एक जुमला, आई एम सॉरी सब, मैं एक जुमला कहूंगा कि ये जो बजट है ना, ये इतना भयानक होना है कि आप सोच नहीं सकती। एक गरीब आदमी के ऊपर इससे बड़ी क़यामत नहीं होगी जो ये 10 जून को आएगी। अच्छा। नहीं तो ये मैं बैठा हूं, ये आप बैठे हैं, 11 जून को आप देख लीजिएगा कि ये पाकिस्तान के साथ करने क्या जा रहा है, बिकॉज दे हैव नो सोल्यूशन। ये वो लोग हैं जो सिर्फ हुकूमत करने आते हैं, इन्हें यही नहीं पता होता कि पाकिस्तान के असल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकते हैं। 40 साल से पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए, आज भी आप वही पुरानी 200 यूनिट पे रिलीफ देंगे, पहले इंतखाबात में कहा 300 यूनिट हम फ्री कर देंगे। लोगों को बेवकूफ बनाना यार, जीबो गरीब लोग। ठीक है मलिक साहब, IMF की शराइत मान के तो ये बजट जो है वो बनाया जा रहा है, लेकिन IMF की सख्त बजट शराइत से स्टॉक मार्केट में 62 अरब रुपए डूब गए हैं।
देखो ना बिस्मा, जब आपने किसी से, मैं हमेशा एक ही बात ही करता हूँ, हाँ, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आए हैं मैं हमारा बड़ा सका है या हमारी माँ बाप है, नहीं, हम जाते हैं ना उनसे कर्जा लेने। तो जब आप किसी से कर्जा लेंगे तो फिर आपको उसकी शराइत माननी पड़ेगी। मेरी तो हमेशा क्रिटिसिज्म, मैं कहता हूँ जो अपने घर, हमारा जब अपना घर सही नहीं है तो हमें हक, दूसरे पे इतराज का बाद में हक बनता है। हमने अर्जेंटीना सिर्फ हमारे साथ चल सका है, इतनी दफ़ा हम IMF के पास गए हैं, पूरी दुनिया में 203 ममालिक हैं, दूसरे नंबर पे हम बैठे हैं अर्जेंटीना के साथ। वजह क्या है कि हमने एक आदत बना ली हुई है कि ठीक है टैक्स बढ़ाते जाओ और बाहर जाते जाओ, हम सोचते नहीं है। जो असल बात है, मैं जो राणे के को मैं थोड़ा सा इंटरप्ट किया था तो मैं सोच रहा था यार, अगर ये कोई समझदार हुकूमतें होती, अगर समझदार रियासती ढांचा होता तो शायद दुनिया हमसे हसद करती कि यार इन पे अल्लाह मियाँ की इतनी मेहरबानी कि 55 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। मंजो दाड़ो में कल 54 था। हाँ जी। मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे लगता था दुनिया को हसद होनी थी हमारे साथ कि यार अल्लाह ताला ने हमसे नाइंसाफ़ी की है, इतनी बिजली उनको दे दी है। मगर हमने कहा नहीं, हमने IPP पे जाना है, पेट्रोल लेना है डॉलर से। मेरा पॉइंट आप और कर रही, मैं क्या कह रहा हूँ कि दुनिया का आप मैप देख लें, कल परसों जैकबाबाद और सिंध में दुनिया की टॉप तरीन गर्मी पड़ी। कोई एक आधा ईरान रून हमारे मुकाबले में आएगा। यहाँ डेथ वैली है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, मगर वहाँ इंसान कोई नहीं होता। पहली बात, सिंध का जो सारा साहिल है ठट्टा के साथ, वहाँ शाम को विंड चलती है। अल्लाह मियाँ ने दूसरी आपको फ्री बिजली दी है, आप सिर्फ मशीनें लगा लें, मुफ्त की विंड आपने। हमने कहा नहीं। फिर दरियाए सिंध आपका वो निकलता है खंजराब से, सॉरी चाइना से निकलता है, तिब्बत से 22,000 फुट नीचे आता है, यानी कि 22,000 फुट पानी गिरता है। तो हमने कहा नहीं, हमने US डॉलर के साथ पेट्रोल लेना है, जाके पेट्रोल लेके आना है, गैस बाहर से खरीदनी है, उससे बिजली बनानी है। तो मुझे तो लगता है हम अल्लाह मियाँ की नाशुक्री कर रहे हैं। इतनी धूप अगर खुदा की कसम किसी समझदार रियासत के पास होती तो दुनिया ने हसद करना था कि यार अल्लाह मियाँ इनके साथ मिला हुआ। योर पॉइंट लास्ट मिनट। बट नहीं, देखें बात ये कि जो मतलब कह रहा है हसद करने की, मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि यार हमसे बदल लें, हमें न्यूयॉर्क ले जाएं, खुद इधर आ जाएं, बल्ले बल्ले हो जाएगी, उनकी मौजें लगा लें, ठीक है ना। मुझे तो ले जाएं आप न्यूयॉर्क को, वहाँ से इधर बिल्कुल। और आखिरी बात ये जो सुन लें कि ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पे आवाम को कत्लेआम किया जाता है। मलिक साहब अभी काफ़ी आपने ये हम हमेशा पढ़ते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की वजह से बिल कीमत बढ़ गई बिजली की, और 4 माह पहले से हम लेंगे ये कि अब पिछले मार्केट पेट्रोल की गिर चुकी है, ठीक है। क्या फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के अंदर पैसे कम हुए? वापस करें नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हम इंसान नहीं है, हमारे ऊपर बैठे हुए लोग सिर्फ इंसान। चले राणा साहब, हम उम्मीद तो कर सकते हैं कि आने वाले बजट में जो है वो आवाम को और हम सबको कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिले। अल्लाह हाफिज़।